आपको प्रिज्म का जब चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हुआ, उसके बाद दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का जो चैप्टर है वो भी बता दिया गया। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आप पूछना हो जब चैप्टर समाप्त हो रहा हो उसी समय आप तुरंत पूछिए। पहले से आप इसको लगाते रहिए, जो जो सूत्र आपको मिलते जाए उस सूत्र का जो न्यूमेरिकल है वो लगाते जाइए। जहां भी प्रॉब्लम हो उसको आप नोट किए रहिए और चैप्टर समाप्त होने के बाद तुरंत पूछिए। पीछे के कुछ चैप्टर के क्वेश्चन हैं, मैं उसको 2-3 क्वेश्चन बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्र के हिसाब से, एक छोटा चित्र है ना, किताब में देखेंगे आप कोई क्वेश्चन है, ये अपवर्तन वाले चैप्टर क्वेश्चन है, मोबाइल में आया था, मैंने वहीं से इसको उतारा हुआ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्र के हिसाब से स्थित है। एक चित्र में बना देता हूं छोटा सा, देखिए, देख रहे हैं ना, यह एक बीकर है। इस बीकर में क्या है, बीकर की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है। बीकर की ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर बीकर की ऊंचाई है और इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बीकर का व्यास है। इस बीकर के व्यास में चित्र के हिसाब से एक 3 सेंटीमीटर लंबाई की जो पतली छड़ है वो रखी हुई है। देखिए, एक पतली छड़ ले लीजिए, देखिए ये पतली छड़ है, मतलब इसकी मोटाई कुछ भी नहीं है, वो दिखा दिया गया इतना मोटा, लेकिन जब पतली छड़ का दिया इसका मतलब मोटाई उसकी इग्नोर कर देंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये जो हमारी छड़ है इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्र के हिसाब से रखी गई है। जो इसका ऊपरी सिरा, किसका ऊपरी सिरा, छड़ का ऊपरी सिरा प्रेक्षक द्वारा देखा जाता है। एक प्रेक्षक है यहाँ पे ये प्रेक्षक जो है वो छड़ का ऊपरी सिरा यहां से देख रहा है। यहाँ कौन है, प्रेक्षक है। यहाँ पे प्रेक्षक छड़ का ऊपरी सिरा देख रहा है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये ऊपरी सिरा प्रेक्षक देख रहा है, कह रहा है कि जब बीकर में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा जाता है, कोई द्रव है, जब वह बीकर में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया गया, ठीक है, तब उस समय 6 सेंटीमीटर कहां आएगा, वो यहां जाएगा। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जब द्रव भर दिया जाएगा, ठीक है, तब उस समय जो प्रेक्षक है वह छड़ का निचला सिरा भी देख लेता है। ये जो हमारा प्रेक्षक है वो इस छड़ का जो निचला सिरा है, अभी तो केवल वो ऊपरी सिरा देख पा रहा था, जब पानी नहीं भरा गया था तो यही प्रेक्षक इस छड़ का ऊपरी सिरा देख रहा था। लेकिन जब पानी भर दिया गया तब प्रेक्षक जो है वह निचला सिरा भी देख लेता है। यही प्रेक्षक है, निचला सिरा भी देख लेता है। कैसे? आप जानते हैं कि जल या कोई द्रव, किसी भी द्रव में डूबी हुई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल इसको बताया गया था आपको। जल में डूबी हुई पटडली का तिरछा दिखना या जल में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखना, ठीक है, या समुद्र की तली का अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। तो कहने का मतलब जल में डूबी हुई कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है। और फार्मूला क्या होता है इसका, अगर द्रव है, कोई द्रव है, तो उसको अगर हम उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यन लें तो ANL अर्थात वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ANL जो है वह वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। और ये सूत्र आपको बताया भी गया है।
कहने का मतलब ये हुआ सीधी बात कि द्रव में डूबी हुई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है। ये बात क्लियर हो गया था। तो उसी प्रकार जब ये द्रव नहीं भरा हुआ था तो ऊपरी सिरा देख पा रहा था, और जब द्रव भर दिया गया तो निचला सिरा जो है यह भी ऊंचा उठ गया। कितना ऊंचा उठ गया? 3 सेंटीमीटर। भाई नीचे वाला सिरा यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर वस्तु ऊपर की तरफ उठ गई। बात क्लियर हो गई ना? तो वास्तव में होता क्या है कि जब द्रव भर दिया गया तो यहाँ का माध्यम हो गया द्रव, ऊपर का माध्यम हो गया वायु। पहले तो कुछ नहीं भरा गया था, सारा माध्यम वायु था, लेकिन जब यहाँ पर द्रव भर दिया गया तो नीचे का माध्यम हो गया द्रव और ऊपर का माध्यम हो गया वायु। तो अब प्रकाश किरणें जो है वह द्रव से वायु में जाएंगी। तो जब प्रकाश किरणें द्रव से वायु में जाती हैं, द्रव से वायु में प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें जाती है, ठीक है, तो जब माध्यम चेंज करेंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे। ठीक है, तो उनके ये अभिलंब हो गया, उनको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं। तो अभिलंब हमारा ये है, यहां से दूर हटेगी प्रकाश किरणें, तो कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। समझ गए बात को? प्रकाश किरणें कहां से निकलेंगी? यहां से निकलेंगी। ठीक है, और जब यहां से निकलेगी प्रकाश किरणें तो ये बस सीधी आपकी इधर की तरफ, ऊपर की तरफ ये चली जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी सी? अच्छा, तो कहने का मतलब हुआ कि यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण होगा ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये R हो गया, और ये क्या हो गया? ये I हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया R, ये हो गया आपका I। ठीक है, बात यहां तक ठीक है ना? आपको निकालना क्या है? निकालना है इसमें द्रव का अपवर्तनांक। तो जो द्रव हमने भरा है, जिसके कारण वह निचला सिरा भी देख ले रहा है, उस द्रव का अपवर्तनांक हमको निकालना है, अर्थात आपको वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, बात सुनाई? वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आपको ANL निकालना है आपको। ठीक है, यही आपको निकालना है, ANL। तो अगर आपको ANL निकालना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? स्नेल का नियम आपको चाहिए। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है? यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साइन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश किरण जो है वह द्रव से जा रही है वायु में, तो यहाँ पर द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकलेगा। यहाँ पर ANL नहीं बल्कि LNA निकलेगा, क्योंकि प्रकाश किरण द्रव से वायु में जा रही है। तो LNA जब निकलेगा तो उसका हम रिवर्स कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? ANL मिल जाएगा। LNA का जो उल्टा है वो क्या मिलेगा? ANL मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब क्या करेंगे? LNA के लिए क्या करेंगे? हम साइन I अपान साइन R निकाल लेंगे। यहां ध्यान दीजिए जरा, यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब बीकर का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो आधी दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर की क्लियर है ना, क्योंकि छड़ की मोटाई तो नगण्य है, छड़ की मोटाई नगण्य है। ये 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? 3 सेंटीमीटर हुआ ये। चलिए, अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना है? ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पानी भरा गया था वहां पे, मतलब द्रव भरा गया था। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना हुआ? इसका नाम रख के कहिए, O बिंदु हो गया, A हो गया,
बी हो गया, तो ओबी की लंबाई अगर चाहिए आपको, ओबी कर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा, ओबी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग बराबर कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्णी में 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ये 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 और 9 45, तो हो जाएगा अंडर रूट 45, या इसको ऐसे कर लीजिए, कर्णी में 45 है ना, इसको 9 गुणे 5 कर लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5 आपका ही है, तो हो जाएगा 3 कर्णी में 5। बोले किसका मान हुआ, ये ओबी की वैल्यू हो गई, ओबी। ठीक है, अब ये साइन आई आपको निकालना है, अगर ये आई बोलना है, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, जानते होंगे साइन आई इक्वल टू क्या होता है, लंब आपका ये हुआ, यहां से यहां तक लंब हुआ, कर्ण आपका ये हुआ ओबी, मतलब एबी जो है वो लंब हो गया और ओबी आपका कर्ण हो गया, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा, लंब आपका है 3 और कर्ण आपका है 3 कर्णी में 5, काट देंगे तो आ जाएगा 1 बटे कर्णी में 5। साइन आई की वैल्यू मिल गई 1 बटे कर्णी में 5। ठीक है यहां तक, चलिए अब साइन आर कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये कोण आपका आर है, इसको देख रहे हैं, ये कोण आपका आर है, अगर ये कोण आर है तो ये कोण यार देखिए पूरा कोण ये भी आपका आर होगा, अरे शीर्षाभिमुख कोण है ना, अगर ऊपर का कोण आर होगा तो उसी के समांतर नीचे वाला कोण भी तो आर होगा। ठीक है, अब ये आर आपका हुआ, तो यहां से मिला दीजिए, इसको मिला दिया आपने। अब बताइए यहां भी फार्मूला वही, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यहां लंब साइन आर के लिए लंब क्या होगा, यही तो होगा लंब, आर के लिए लंब यही तो होगा, ये लंबाई आपकी हो गई, कितनी लंबाई होगी, जो लंबाई यहाँ AB की थी वही लंबाई यहाँ भी होगी। ठीक है, इसको m कर देते हैं, बिंदु को इसको n कर देते हैं, तो mn हो गया लंब। ठीक है, साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा OM, OM हो जाएगा कर्ण, mn हो जाएगा लंब, OM हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो साइन r इक्वल टू हो जाएगा, mn की जो वैल्यू है, mn की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और OM देख रहे हैं, O से लेकर m तक OM की जो वैल्यू है निकाल सकते हो, देखो 3 ये है और ये भी 3 है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो 6 में से 3 आप घटाएंगे 3 ही तो बचेगा, तो 3 सेंटीमीटर ये हुआ, 3 सेंटीमीटर ये हुआ, तो 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 प्लस 9 18, तो अंडर रूट 18 हो जाएगा, कर्णी में 18, कर्णी में 18 को आप ले सकते हैं 9 गुणे 2, कर्णी में 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 को बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 3 कर्णी में 2, 3 3 से कटेगा, तो साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बटे कर्णी में 2। अब देखिए साइन आई की वैल्यू निकल गई 1 बटे कर्णी में 5, साइन आर की वैल्यू निकल गई 1 बटे कर्णी में 2। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश किरणें द्रव से वायु में जा रही हैं। ठीक है, और आपतन कोण बना है आपका द्रव में, अपवर्तन कोण बना है वायु में, तो ये निकल जाएगा आपका LNA, LNA इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आई की वैल्यू है 1 बटे कर्णी में 5 बटे साइन आर की वैल्यू क्या है, साइन आर की वैल्यू है 1 बटे कर्णी में 2, डिवाइड करेंगे आप उल्टा करके, तो कर्णी में 2 बटे कर्णी में 5, ये तो होगा, क्या होगा ये LNA, यानी द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो आपको चाहिए ANL, तो ANL इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्णी में 5 बटे 2, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कर्णी में 5 बटे 2।
क्लियर बात हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो है आ गया द्रव का अपवर्तनांक। तो ये पहला क्वेश्चन था, अब देख लीजिए इसको, जहां कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो प्रिज्म का है, प्रिज्म का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रिज्म का है। कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक, कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.65 है, इसका अपवर्तक कोण 60 अंश है। कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.65 है, इसका अपवर्तक कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। sin 55.6 डिग्री इज इक्वल टू 0.825, ठीक है। देखिए अपवर्तन कोण जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है यह दिया हुआ है, प्रिज्म का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.65, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या दिया है 1.65, इसका जो अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म का कोण, ठीक है ना, अपवर्तक कोण का मतलब प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण जो है a इक्वल टू क्या दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण दिया हुआ है 60 अंश। आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना है, डेल्टा m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डेल्टा m की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये भी दिया हुआ है कि sin 55.6 डिग्री इज इक्वल टू 0.825, ठीक है। जहां पर इस तरह वैल्यू दी जाए समझिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आपका काम इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर ये मिलेगा जरूर 0.825 और जहां पर मिलेगा वहां पर आप तुरंत जो है sin 55.6 डिग्री लिख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला आपको पहले से पता है, n इक्वल टू होता है sin a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 अपान sin a बाई 2, n इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 अपान sin a बाई 2। n की वैल्यू कितनी है 1.65, तो 1.65 हो गया n की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू 60 अंश है, तो क्या लिखेंगे sin 60 डिग्री प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू 60 डिग्री कर देंगे तो 60 अंश प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 हो गया, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे sin a बाई 2, a मतलब 60 डिवाइड बाई 2 यानी sin 30 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 1.65 इक्वल टू sin 60 अंश प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 अपान sin 30 है ये, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, समझ रहे हैं, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, ये इधर चला आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 0.825, आंख बंद करके आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि अब ये मिलेगा तभी तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 0.825 वैल्यू जो है वो मिल गई 1.65 में हमने 2 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू हो जाएगा sin 60 डिग्री प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। अब जहां पर 0.825 है इसकी जगह पे ये रख दीजिए sin 55.6 डिग्री, तो हो जाएगा ये sin 55.6 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2।
दोनों ओर से साइन को कैंसिल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 बराबर 55.6 डिग्री। तिरछा गुणा कर दीजिए इसको यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 से 12 2 से 10 11 है ना, 112.2 डिग्री आ जाएगा, ये 112.2 अंश मान हो जाएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी 112.2 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दीजिए, घटा देंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी 51.2 डिग्री, यही आपका डेल्टा एम हो गया। ठीक है, डेल्टा एम तो हुआ। तो आप ऐसे निकाल देंगे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले पे है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देखिए और है, वो यदि एक प्रकाश की किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर, यदि एक प्रकाश की किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो, किस पर आपतित हो 45 अंश पे, हवा से वो कांच के पृष्ठ पर 45 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, तब क्या होता है कि ये 15 अंश विचलित हो जाती है, 15 अंश ये विचलित हो जाती है। कांच हवा के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए, कांच हवा के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। ठीक है, कांच और हवा के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना आपको करनी है। तो चलिए, ये हो गया कांच आपका, ऊपर क्या हो गया वायु, नीचे कांच और ऊपर वायु। ठीक है, नीचे कांच और ऊपर वायु है, और ये 45 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। कितने अंश कोण पर 45 अंश के कोण पर ये आपतित हो रही है। ये कांच है आपका, 45 अंश के कोण पर ये आपतित हो रही है, और ये 15 अंश विचलित हो जाती है। ठीक है, मतलब जहां से इसको जाना चाहिए था, ये वहां से 15 अंश विचलित हो जाती है। कहने का मतलब उसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये यहां से 15 अंश विचलित हो गई आती है, तो जो अपवर्तन कोण है कितने अंश का बचा 30 अंश का, ये तो बचा। अपवर्तन कोण जो है क्या बचा 30 अंश का बचा। भाई 45 अंश आपका कोण था, तो अपवर्तन कोण कितने अंश का बचा 30 अंश का बचा। समझ गए बात को? तो अब निकालना है क्रांतिक कोण क्या होगा वायु और कांच के पृष्ठ के लिए। तो आपको पता है कि वायु कांच के पृष्ठ के लिए जो आप माफ कीजिएगा क्रांतिक कोण है ANG, उसका मान होता है 1/sin c। कितना होता है 1/sin c, जहां c जो है वह कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण है। अच्छा, ANG की वैल्यू आप रख सकते हैं किससे, स्नेल के नियम से रख सकते हैं। स्नेल के नियम से भी आप ANG की वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखेंगे ANG इक्वल टू होता है sin I/sin r। sin I/sin r ANG की वैल्यू बहुत पहले से होती है, आप जानते हैं। जहां I जो है वायु में बना हुआ आपतन कोण है, और R जो है वो कांच में बना हुआ अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो sin I/sin r हो गया ANG की वैल्यू, और ANG की वैल्यू 1/sin c होती है। तो इसको और इसको आप कंपेयर कर दीजिए। I की वैल्यू पता है, I की वैल्यू कितनी है 45 अंश, तो हो जाएगा sin 45 अंश अपान sin r। r का मतलब क्या है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यहाँ पर 30 अंश है, तो sin 45 अंश बटे sin 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/sin c। sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 में 2,
बटे साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बराबर हो जाएगा 1/sin सी। उल्टा उल्टा करेंगे तो 1/2 पूरे 2/1 करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, खरड़ी में 2 आएगा, खरड़ी में 2 की वैल्यू 1/sin सी। ठीक है, अगर खरड़ी में 2 की वैल्यू 1/sin सी होगी तो sin सी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 खरड़ी में हो जाएगा नीचे, और sin सी की वैल्यू अगर 1/2 है तो सी वाला कोण कितने अंश का होगा, 45 अंश का, क्योंकि sin 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो सी हो जाएगा 45 डिग्री। यही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा, यही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपने भेजा था। और देखिए चैप्टर आपका जो माइक्रोस्कोप वाला चैप्टर है, इसको आप कहते हैं प्रकाशिकी यंत्र, वो चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया गया था। और इसके बाद हम फर्स्ट पेपर में चलना चाहेंगे। फर्स्ट पेपर में आपको कुछ बताया जाए। फर्स्ट पेपर क्या, फर्स्ट पार्ट, पेपर तो एक ही रहता है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक पढ़ाया गया है, किस चैप्टर तक, ठीक है, और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, उस चैप्टर का नाम, ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और अगला कौन सा शुरुआत करना है, कौन सा चैप्टर, ये आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ग्रुप में बताइएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आप पूछेंगे तो न्यूमेरिकल का आगे इस पर और हम बताएंगे। ठीक है, और नहीं तो जो फर्स्ट पार्ट का अगला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। ठीक है।